ओके गाइज और बच्चों लोग, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ध्यान देंगे, ये इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 है। तो सारा चीज मैं सभी लेक्चर में नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि कोई भी वीडियोस यदि आप देख रहा शुरू कर रहे हैं और देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियोस को देखें, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर कोर्सेज को। तो आप लोग को काफी सीखने में आसानी होगी और आप आसानी तरीके से इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन आराम से सीख सकते हैं। इसीलिए ये चीज मुझे ना बोलना पड़े कि कंप्लीट वीडियो का आप लोग देखा कीजिए। तो जब भी यदि आप शुरुआत करते हैं वीडियोस देखना, तो वीडियोस को कभी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियोस को देखिएगा और फिर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर आप लोग को मिलेगा और आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। तो एक चीज ये है, यदि आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं या वीडियोस को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आखिर देखने वाले क्या है, हम शुरुआत करते हैं, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर्स में, लेक्चर 1 में हम लोग देखने वाले हैं पहला रूल का बात करेंगे, ट्रांसलेशन रूल, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश में कौन सा रूल ऐसा है जो हम जान जाएं तो हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमारा मातृभाषा या जो भी है, जो हम लैंग्वेज ज्यादातर जानते हैं वो हमारा क्या है, हिंदी लैंग्वेज हम लोग ज्यादा जानते हैं। तो इंग्लिश में हमें हिंदी से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमें मैप करके चलना पड़ेगा। तो जो हमारा ट्रांसलेशन रूल है वो अपने तरीके से, है ना, आप लोग बोल सकते हैं कि नवीन सर का क्या है ये, है ना, मास्टर फॉर्मूला है। क्योंकि हमें जब मैंने एनालिसिस किया तो एक ही फॉर्मूला मुझे दिखा जिसके हेल्प से हम पूरा इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, और कोई भी फॉर्मूला नहीं है बस। लेकिन उस फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उस फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, और जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए और हमें वर्ड को फिट कर देना है। बस क्या करना है, फिट कर देना है, वही हमारा मास्टर फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे मास्टर फॉर्मूला क्या होता है और मास्टर फॉर्मूला का क्या स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि यदि हम कोई भी सेंटेंस या वाक्य, यदि हम हिंदी वाक्य का बात करें, है ना, हिंदी वाक्य का यदि हम बात करते हैं तो हिंदी वाक्य में हमेशा 4 चीज होते हैं। क्या होते हैं, 4 या 5 पार्ट्स होते हैं जो हमेशा होते हैं। और वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा होता है वर्ब, वर्ब को जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्रिया, क्या बोल सकते हैं, क्रिया। दूसरा होता है सब्जेक्ट, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, और चौथा है हेल्पिंग वर्ब, और पांचवा है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अवयव, है ना, कॉम्प्लीमेंट्स या तो बोल सकते हैं कि सब वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अलावा यदि वाक्य में कोई भी शब्द यदि प्रयुक्त हुआ है वो सारा उसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो हिंदी वाक्य में ये 3 4 चीज होती है, 5 चीज जो भी है, 3 से 5 चीज होती है, उसको पहचानना होता है। यदि आप पहचान गए तो जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है उसमें हम लोग यदि फिट कर देंगे तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा हमें टर्म मिलते रहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, बात करते जाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे मास्टर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो क्या है, वर्ब क्या होता है, कि किसी भी काम को, याद रखना है, किसी भी काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं। किसी भी काम को क्रिया बोलते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे खेलना, है ना, पढ़ना, दौड़ना, बोलना, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना, है ना, सीखना, देखना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ब बोल सकते हैं। और बहुत आसान होता है किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानना। इसीलिए स्टेप नंबर 1 है कि यदि कोई भी हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य में सबसे पहले हम क्या पहचान करेंगे, यदि आप बिगिनर्स हैं तो वर्ब को पहचान करना सीख जाए कि आखिर उस वाक्य में वर्ब या क्रिया कौन सा है ना। अगला है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाला, करने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ता बोलते हैं हिंदी में, कर्ता या सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो काम करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे या सब्जेक्ट बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। तो काम करने वाला को काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, काम का प्रभाव जिस पर पड़े, याद रखना है, काम का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर यदि काम का प्रभाव पड़ता है, काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसी को हम लोग बोलते हैं कर्म बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
यदि जैसे कि कोई भी कर्ता कोई काम कर रहा है तो काम करने का प्रभाव तो किसी में पड़ रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं, तो वाक्य को कंप्लीट कराने के लिए ना, कोई भी वाक्य अधूरा लगता है ना, जैसे कि हिंदी वाक्य में है ना, यदि हिंदी वाक्य में हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देख सकते हैं, तो वाक्य को कंप्लीट कराने के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है वही शब्द हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, सहायक क्रिया हो कहलाता है ना। तो सहायक क्रिया इस कंप्लीमेंट, ये चारों चीज के अलावे यदि वाक्य में कोई भी चीज या कोई भी शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट बोलेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, वाक्य को पूर्ण करने के लिए और अन्य और शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट बोलेंगे। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, हिंदी में कोई भी वाक्य हो, तो ये सभी पहला में है वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट और चौथा हेल्पिंग वर्ब और पांचवा कंप्लीमेंट, ये पांच चीज का पहचान में आना चाहिए, आपको पहचान आना चाहिए। जैसे कि अभी एक हम लोग वाक्य देखेंगे, है ना, जैसे कि एक वाक्य मैं लिख रहा हूं, एक वाक्य है वो कि लिखते हैं हम लोग कोई भी है ना, श्याम किताब पढ़ता है। ध्यान से देखेंगे इसको, पढ़ता है, श्याम किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे है ना, क्या देखेंगे, तो पहला स्टेप है कि हमें क्रिया पहचानना है। इन वाक्य में क्या पहचानना है, क्रिया पहचानना है। तो क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, तो श्याम किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर लग रहा है कि क्रिया, किसी भी काम को हम लोग क्रिया बोलते हैं, तो किसी भी काम को क्रिया बोलते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, यदि इसका मूल रूप हम लोग बोले तो हम लोग हो रहा है ये पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना है ना, पढ़ने का काम हो रहा है। तो हमारा ये जो शब्द है पढ़ता या पढ़ना, ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हमारा क्या है, पहचान में आ गया कि ये हमारा वर्ब है। अब अगला है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो स्टेप नंबर 1, यदि हमें वर्ब का पता चल जाए किसी भी वाक्य में, तो किसी भी वाक्य में यदि हमें वर्ब का पता चल गया तो इसके हेल्प से हम लोग पहचान सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे, यदि हमें वर्ब पता चल गया तो वर्ब से सवाल हम लोग करेंगे हु, क्या करेंगे, हु, या फिर हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कौन। इसका मतलब है पढ़ने का काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे श्याम किताब पढ़ता है, इससे हम सवाल करते हैं, सवाल क्या करते हैं कि सवाल हम कर रहे हैं कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। इससे क्या जवाब मिल रहा है, श्याम पढ़ रहा है। तो श्याम जो है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, श्याम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। यदि हम वर्ब से सवाल करते हैं हु, है ना, कौन पढ़ रहा है, उससे क्या मिल रहा है, जवाब मिल रहा है श्याम पढ़ रहा है या श्याम पढ़ता है। ठीक है, तो श्याम हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि श्याम के द्वारा ही पढ़ाई का काम हो रहा है, श्याम ही पढ़ रहा है या तो पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। अगला है ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर सेम चीज है, क्योंकि वर्ब को रिकॉग्नाइज करना या वर्ब को पहचानना वाक्य में सबसे इजी काम होता है। आप किसी भी वाक्य में वर्ब या क्रिया को बहुत जल्दी से पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा क्रिया है। ठीक है, अब क्रिया से ही हम सवाल करेंगे किसे, ठीक है, किसे, किसे सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे, किसे सवाल करेंगे, या फिर बोलेंगे किसके लिए, किसके लिए, ये सभी सवाल करेंगे। ये सभी सवाल करने के बाद जो भी जवाब मिलेगा, है ना, जो भी जवाब मिलेगा वही जवाब हो जाएगा कर्म, हो जाएगा कर्म, हो जाएगा कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, हमको इसमें इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वही हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वही हो जाएगा कर्म हो जाएगा। अब यदि किसी भी, है ना, अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि ये एक शब्द और प्रयुक्त हुआ है लास्ट में, है ना, वाक्य के अंत में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि है को हम लोग हटा दे, है ना, है को हटा दे तो कैसा लगेगा, श्याम किताब पढ़ता, श्याम किताब पढ़ता, है ना, लगना है अधूरा लग रहा है थोड़ा सा। तो वाक्य के अंत में जो भी शब्द का प्रयोग होगा, बस एकदम सिंपल भाषा में मैं यूज कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि वाक्य के अंत में जो भी शब्द का यूज होगा उसी शब्द को हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो अब इसी वाक्य को हम लोग देखें तो क्या है, इस वाक्य में हमारा वर्ब भी है
ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग भी लिखते हैं। वर्ब भी है, इसी वाक्य में हमारा सब्जेक्ट भी है, इसी वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट भी है, और इसी वाक्य में हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। इसका मतलब है कोई भी वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई ना कोई होता ही है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये जरूर होता ही है। अब अब इतना तो हम जान रहे हैं। इसके बाद यदि कोई भी शब्द प्रयुक्त होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलते हैं, वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कोई भी यदि शब्द प्रयुक्त होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं ना। बहुत सारे शब्द हैं, आगे उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग को इतना गौर करना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वाक्य है, अब ट्रांसलेशंस का बारी है। कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य में कंपलसरी होता है या ऑप्शनल भी होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट्स होता है। अब ये सभी किसी भी वाक्य, कोई भी वाक्य यदि आप देखेंगे तो ये सभी चीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सवाल है कि ट्रांसलेशंस करना है, ट्रांसलेशंस करना है, हम ट्रांसलेशंस कैसे करेंगे। तो यही जो हमारा है सब वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और जो कंप्लीमेंट है ना, इसी को हमें एक स्ट्रक्चर में सजा देना होता है। क्या होता है, सजा देना होता है। यदि हिंदी में हम पहचान सकते हैं कि कौन हमारा सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन हमारा वर्ब है, तो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यदि इसी को हम सजा दें तो वो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। और उसी ट्रांसलेशन का जो नियम है, उसी नियम को हम लोग बोलेंगे मास्टर फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक ही नियम है। यही नियम यदि आपको समझ आ गया और यही नियम आप दिमाग में रख लिए और यही नियम के अनुसार कोई भी सेंटेंस यदि आप ट्रांसलेट करते रहोगे और प्रैक्टिस जारी रखोगे, तो उम्मीद है कि आप इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे। ग्रामर तो सीखेंगे, इंग्लिश स्पोकन सीख जाएंगे, इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन इजी हो जाएगा। आप कोई भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो बस यही हमारा जो वर्ब है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कंप्लीमेंट है ना, कंप्लीमेंट को एक स्ट्रक्चर में सजा देना है और वो एक ही रूल है, और वो रूल क्या है, मास्टर रूल। अब मास्टर रूल क्या है, तो मास्टर रूल जो ट्रांसलेशंस का जो मास्टर रूल है उसमें बोलता है कि यदि कोई भी हमारा हिंदी का सेंटेंस है या हिंदी का यदि कोई भी वाक्य है, उसको हम यदि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट है ना, उसको हम ट्रांसलेट यदि कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीमेंट को हम ऑर्गेनाइज वे में लिख दे, वही हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है उसमें हमें सबसे पहले जो हिंदी वाक्य हमारा रहेगा, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे। तो मास्टर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद अगला हमारा कौन सा पार्ट आता है, अगला आता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसको लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, वर्ब फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ब फॉर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग पता चलेगा या आगे मैं बताऊंगा कि हमें वर्ब के अनेक रूप होते हैं और अलग अलग समय के लिए अलग अलग वर्ब का रूप हम लोग यूज करते हैं। तो है ना, वर्ब फॉर्म लिखेंगे और वर्ब फॉर्म लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी हमारा वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है, वो मास्टर फॉर्मूला क्या है, वो मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, हिंदी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को यहाँ से पहचान करके सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब फॉर्म लिखेंगे, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो कंप्लीमेंट हम लिखें या ना लिखें, वो अंडरस्टैंडिंग होता है कि हमारा मूल रूप से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यदि ये इसका एक स्ट्रक्चर्ड वे है, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। यदि आप ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेशन के दौरान यदि आप क्या करते हैं कि वर्ब फॉर्म के पहले वर्ब को पहले बोलते हो और हेल्पिंग वर्ब को यदि आप बाद में बोलते हो, तो वो गलत तरीका है। क्योंकि हमारा मास्टर फॉर्मूला बोलता है कि हिंदी वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब फॉर्म रखेंगे, वर्ब या वर्ब फॉर्म रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यदि ये स्ट्रक्चर को आप तोड़ते हो, इसका मतलब है कि आपका ट्रांसलेशन गलत है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इसी का फॉर्म से ही हम आगे चलते हैं और ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है।
तो याद रखना है एक ही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। यदि इसी को हम लोग देखें, है ना, इसी को हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल को देखते हैं, एकदम एग्जाम्पल को, एक बेसिक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि वह खेलता है, ठीक है, या खेलता है, या तो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं टेंस का कोई सेंटेंस को मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो वह लड़का है, क्या है, वह लड़का है, वह लड़का है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है ना, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए, है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाक्य में हमारा कहीं भी वर्ब नहीं दिख रहा है। तो जब वर्ब नहीं दिखे तो उस टाइम क्या है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वही मेन वर्ब हो जाता है, वही मतलब वर्ब के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि वाक्य के अंत में है। तो पहचान में तो आ रहा है कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और है का इंग्लिश क्या होता है, इज होता है। क्या होता है का इंग्लिश इज होता है ना, है का इंग्लिश इज होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वह जो है ना, वह यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और लड़का जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ना ही ये है ना, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है। क्या है, कंप्लीमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाक्य में ये कंप्लीमेंट के रूप में है लड़का। अब क्या है, यदि इसका ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन करना है तो क्या है, हमारे पास मास्टर फॉर्मूला है कि यदि हम इस किसी भी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है ना, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इस वाक्य में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो वाक्य के अंत में जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इज है, क्या है, इज है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ही इज। और इसके बाद हमारा वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अंत में हमारा क्या आता है, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट हम लोग लगा देंगे, कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, लड़का का इंग्लिश हो जाएगा ही इज बॉय। क्या हो जाएगा, ही इज बॉय। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई कुछ भी नहीं किया, बस हमने वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीमेंट को पहचाना, और ये जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है उसमें हमने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया, और हमारा ट्रांसलेशन रेडी हो गया। यही चीज, बस यही चीज जो है ना, एक जो मास्टर फॉर्मूला का जिसका मैं बात कर रहा हूँ और जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, यही चीज आप बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश रियली में सीखना चाहते हैं ना, यही एक ही फॉर्मूला है, लेकिन समझ हम नहीं पाते। ये एकदम मैं बिगिनर के लिए बात करूंगा, जो जानते हैं इंग्लिश वो तो ठीक है, लेकिन मैं बिगिनर के लिए ये बात करूंगा कि यदि आप बिगिनर्स हैं और इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एकदम शुरुआत से, तो इस चीज को समझे कि ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है और किस प्रकार हमें किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, कंप्लीमेंट को पहचानना है और इस स्ट्रक्चर में उसको क्या कर देना है, सेट कर देना है। आपका ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। यदि आप ट्रांसलेशन के दौरान कोई भी एक चीज को इधर उधर करते हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले आप वर्ब फॉर्म लगाते हो या वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट को लगाते हो, इसका मतलब है आपका ट्रांसलेशन गलत है, आपका बोलने का तरीका गलत है। ट्रांसलेशन को सही करना है तो यही ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और ये इसी फॉर्मूला को मास्टर फॉर्मूला बोलते हैं। तो मास्टर फॉर्मूला को बिल्कुल मत, क्योंकि मास्टर फॉर्मूला से रिलेटेड और चीज मैं बात करने वाला हूँ आगे भी। तो यही एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। और सेम चीज ये बिगिनर्स है तो इस प्रकार आप लोग तो प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, है ना। वाक्य में सभी जो हमारा वर्ड है उसको आप लोग पहचानने का कोशिश करेंगे, आखिर कौन सा वर्ड है और वो हम कैसे पहचानेंगे, ये आप तरीका आपने स्टार्ट में देख लिया है। तो यदि आप लोग को नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाइए, है ना। आगे हम लोग देखेंगे और आगे बहुत गौर करेंगे इसमें कि मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मैं बताने का कोशिश करूँ आप लोग उतना चीज नोट्स बना ले और समझ के रखें, याद करके रखें। फिर चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना। आगे फिर अगले वीडियोज में मिलते हैं और अगला वीडियोज में हम लोग कुछ नया कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ठीक फिलहाल के लिए इस चीज को याद रखें, भूले नहीं, है ना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीमेंट वाक्य में, हिंदी वाक्य में आपको पहचान में आना चाहिए, तभी आप
जल्दी ट्रांसलेट कर सकते हो, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में जल्दी मैप कर सकते हो। चलिए, तो वीडियोस को शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। ये पहला लेक्चर है, मैं बार बार तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, फेसबुक पेज को फॉलो करें। ये सब आप लोग से प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी में केवल हम लोग ग्रामर्स देखेंगे और ग्रामर्स का ही हम लोग जिक्र करेंगे। बाकी आप लोग वीडियोस के साथ में बने रहें, लगातार बने रहें, काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना, और आप लोग को सीखने में इजी होगा। तो मेरे साथ बने रहें, इजी तरीके से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं।